कि पीएम लोगों को पेट्रोल बचाने का संदेश देते हैं, खुद विदेश में घूम रहे हैं, खुद रोड शो कर रहे हैं। सैलजा ने कहा कि पीएम ने लोगों से अपील की है कि सोना ना खरीदें, लेकिन लोगों के पास पैसा भी नहीं है कि वो सोना खरीद पाएं। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका राव नरेंद्र जी इंडिया न्यूज हरियाणा पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी चैनल के साथियों का। जी, सबसे पहले तो देखिए अलग अलग मुद्दों को लेकर आपसे बात करेंगे, लेकिन हाल ही में जो खबरें सामने आ रही हैं कि हरियाणा सरकार मंत्रियों अधिकारियों के जो सरकारी खर्च हैं उन पर अंकुश लगाने कटौती करने की तैयारी में गए, पहला रिएक्शन आपका? देखिए, मैं आपके कुछ सवालों का जवाब दूं उससे पहले मैं आज का दिन हम सब के लिए, देशवासियों के लिए, हमारे नेता भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की आज पुण्यतिथि पर मैं अपनी तरफ से, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, समस्त हरियाणा वासियों की तरफ से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और ऐसे महान व्यक्तित्व को, महान नेता को, जिन्होंने देश को एक नई दिशा दी, 18 साल के नौजवान को वोटर बनाना, आपका इसी तरह से उनको देश के अंदर नई औद्योगिक क्रांति लाना, नई कंप्यूटर क्रांति लेकर के आना, और आपका सबसे बड़ा उनका जो पंचायत जो था, पंचायत स्तरीय जो प्रोग्राम उन्होंने लागू किया कि पंचायत तो राज जो लागू एक्ट बनाया, जिसके अंदर आज अगर गांव की महिला सरपंच है, चेयरमैन है, मुख्य जिला प्रमुख है, शहर की है, तो ये सब श्रेय स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी को जाता है। तो सबसे पहले मैं आज के दिन आपकी हमारी बात हुई, मैं उनको नमन करता हूँ। अब आप अपना प्रसंग बताइए, किस विषय में आपने शुरुआत किया, बताएं। ठीक है, आपने स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को याद किया। अब लेकिन अभी प्रधानमंत्री ने जो अपील की राव साहब, उसके बाद अलग अलग सरकारें, जिसमें हम हरियाणा सरकार की बात करें, सरकारी खर्चों को कम करने की दिशा में कदम उठा रही हैं। सीएम ने अपना काफिला हाफ कर दिया है, अलग अलग मंत्रियों ने अपना काफिला छोटा किया है, मीटिंग्स ऑनलाइन हो रही है, और जो दूसरे खर्च कम करने की बातें हैं, खबरें हैं कि विदेश दौरे भी अब नहीं होंगे। आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? तो देखिए, कोई भी फिजूल खर्ची देश हित में नहीं। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है, अच्छी बात है, देश के हित की कोई बात कहे, लेकिन ये फिजूल खर्ची तो वैसे भी बंद होनी चाहिए, वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। मुझे इस बात की उम्मीद थी कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में कि शायद कुछ रेड लाइट कल्चर, वीआईपी कल्चर, मंत्रियों के साथ काफिला या मुख्यमंत्री के साथ में काफिला आदि चीजों में कमी आएगी, लेकिन ऐसा कोई कमी मुझे महसूस नहीं हो पाई। देखा हो कि सरकार की तरफ से कोशिश की है, तो इसलिए फजूल खर्ची तो रोकना जायज बात है, रखना चाहिए, हमें कंट्रोल करना चाहिए कि भाई किस तरीके से हम जो है और अपने प्रदेश का या देश का हित सोच सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन साथ साथ आज हम सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं, तो हमारा ये भी फर्ज बनता है कि हम जरूर देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएं। ऐसी नौबत नहीं आए कि देश के सामने कोई आर्थिक संकट आए। जैसे हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में मार्च में भी बोला था, अब भी कहा कि देश को एक बड़े महान आर्थिक संकट आ सकता है, उसकी तरफ सावधान होना चाहिए। हमें अपना स्टॉक सही रखना चाहिए, डीजल का, पेट्रोल का भाव पे भी कंट्रोल रेट्स पे रखना चाहिए, और सब चीजों पे पूरा नियंत्रण होना चाहिए। और एक चीज और बड़ी ऐसा मुझे आभास होता है, बुरा लगता है, शायद आपको भी लगता होगा, क्या कोई आजाद देश को दूसरा देश आदेश दे सकता है? बड़ा अफसोस हुआ, अमेरिका आदेश देता है कि भारत 1 महीने के लिए मैं छूट देता हूं, आप रशिया से तेल ले सकते हैं। तो एक इंडिपेंडेंट कंट्री को दूसरा देश कैसे आदेश दे सकता है? तो ये चीजें बड़ी बहुत ही चिंताजनक है इस बात के लिए, हम सब लोगों के लिए, जहां हम सब ऊंचा करके चलते थे कि आज ये क्या नौबत आ गई ऐसे, हमें क्यों, अमेरिका के क्या हिम्मत हो गई कि हमें आदेश दे। ये इस बारे के अंदर भी भारत सरकार को सोचना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, मैं समझता हूँ। अच्छा, राहुल गांधी की बात को लेकर राव नरेंद्र जी आप ये कह रहे हैं कि जो उनका बयान भी है कि आर्थिक सिस्टम बेच दिया गया है, आर्थिक तूफान आने वाला है, ना पीएम संभाल पाएंगे, ना हिंदुस्तान की सरकार संभाल पाएगी। क्यों राहुल को ऐसा लग रहा है कि संकट अगर आया तो केंद्र की मोदी सरकार उसे नहीं संभाल पाएगी? आपके सामने है, प्रधानमंत्री जी अपील कर रहे हैं विदेश यात्राएं पे न जाए, सोना ना खरीदे, इस प्रकार की जो अपील आ रही, तो स्पष्ट रूप से उसकी झलक शुरू हो गई है जो राहुल जी कह रहे हैं। आपके सामने ही है, जब एक चीजें स्पष्ट आ रही है
देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहिए आप चिंता की बात नहीं है, मजबूत स्थिति में है। एक तरफ पता लगता है देश में 1 महीने का डीजल पेट्रोल है, कहीं पता लगता है 2 महीने का है। इसका मतलब स्थिति नाजुक है। आप नहीं कह रहे, आहिस्ता आहिस्ता सामने आएगी। कब तक छुपाएंगे हम जी। पेट्रोल डीजल की कीमत को लेकर, महंगाई को लेकर आप लोगों ने भी कल प्रोटेस्ट किया कि सरकार को घेरने का प्रयास किया गया। आपको लगता है कि आप लोगों के प्रदर्शन करने से, नारेबाजी करने से, आक्रोश प्रकट करने से कोई असर होने वाला है जब वैश्विक संकट कारण बताया जा रहा है इस महंगाई के पीछे? देखिए, एक पेट्रोल डीजल की बात नहीं है, सवाल यह है नीट की परीक्षा। 22 लाख विद्यार्थियों ने, नौजवानों ने तैयारी की। गरीब बच्चों ने अपने परिवार का कर्जा लेकर के, माताओं बहनों ने गिरवी सोना रख करके अपने बच्चों को पढ़ाया इस उम्मीद से कि मेरा बच्चा योग्य है, होनहार है, आगे जीवन का कैरियर चुनेगा। और आखिरी समय के आकर पहले की तरह फिर पेपर लीक होना, फिर उसके बाद परीक्षा रद्द होना। 5 विद्यार्थियों ने, आपको मेरे ज्यादा पता होगा, सुसाइड किया है। हम अपनी तरफ से गहरी संवेदना प्रकट करते हैं उन परिवारों के प्रति। तो ये बड़ी चिंताजनक विषय। क्यों? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हर बार आप पेपर लीक कराएं, परीक्षा रद्द करें, सीबीआई की जांच बढ़ा दें, ये तो कोई इलाज नहीं है। इसके सिस्टम का जिम्मेदार कौन है? शिक्षा मंत्री, भारत सरकार इसका जिम्मेदार है। उनको इस्तीफा देना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। क्या आपका मैनेजमेंट है, क्या कंट्रोल है आपका? ये चीजें तो, एक तो ये मामला है नीट का। दूसरा मामला है हरियाणा में नौजवानों के साथ भारी मात्रा के अंदर दुर्व्यवहार, घोर अन्याय चल रहा है। किस बात का? कि हरियाणा में जो नौजवान है वो एक मेरिट होल्डर होते हैं, मेरिटोरियस बच्चे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है, और वो हरियाणा के एग्जाम में उनको फेल किया जा रहा है। और उसके बाद में वो जो है आपके जो बाहर के नौजवान बच्चे हैं दूसरे प्रदेशों से, वो हमारे आग के अंदर लग रहे हैं। और यहाँ पे भी आप देखा होगा आपने कि पोस्टें खाली पड़ी है। मान लीजिए 100 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है, 100 वैकेंसियों के लिए, तो उसमें आपने सेलेक्ट कर रहे हैं 60 को, 70 को, बाकी खाली रह गई, आपको योग्य बच्चे नहीं मिले। इसमें से भी 70% 80% बच्चे प्रदेश से बाहर के। इसलिए आज हरियाणा के नौजवानों में बहुत रोष है। ये भी एक मुद्दा है जो हमने उसमें शामिल किया है। तीसरा, पेट्रोल डीजल जो रेट बढ़ाए गए हैं 3.90 रुपए, और आपका सीएनजी के दाम बढ़ाए हैं। कॉमर्शियल सिलेंडर तो आपको ज्ञान होगा 1 जनवरी से अब तक 1518 रुपए बढ़ा चुके हैं। कितनी भारी मात्रा के अंदर इसका असर पड़ेगा महंगाई के ऊपर? ये सब चीजें हैं जो हमने किया। एक लॉ एंड ऑर्डर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। हरियाणा की स्थिति आपने रिकॉर्ड देखा होगा एनसीआर का, उसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि बिहार से भी बदतर स्थिति हरियाणा की है। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी लाए हैं, डीजीपी को बोला है कि भाई आप इसके विषय के अंदर आप संज्ञान लें। प्रदेश के अंदर अपराध कम होने चाहिए। रोजाना हत्या, अपहरण, डकैती, बलात्कार की संख्याएं बढ़ रही है। लॉ एंड ऑर्डर स्थिति अच्छी नहीं है। इन सब चीजों को लेकर के हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जो हमारी एक मीटिंग थी 15 तारीख को यमुनानगर में जिला अध्यक्षों की, उसमें फैसला हुआ और तमाम जिलों के अंदर कांग्रेस पार्टी और तमाम हमारे नेतागण प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तत्ती धूप के अंदर 48-50 डिग्री गर्मी के अंदर रोजाना प्रोग्राम हो रहा है। कल मैं खुद जींद में था, आने वाला कल मैं कैथल में होऊंगा, परसों गुड़गांव में होऊंगा, और सभी साथी अपने तरफ से जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। क्या ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे आप लोग अलग अलग जिलों में? फिलहाल प्रोटेस्ट करेंगे, फिर ज्वाइंट भी करेंगे, चंडीगढ़ में भी करेंगे, उसके बाद में प्रदेश स्तरीय हम आगे प्रोग्राम सभी से सलाह करके बाद में ये भी किया जाएगा। लोकतंत्र के अंदर और ज्योति जी क्या हो सकता है आप बताएं? विपक्ष अपनी आवाज उठाए, जनता के दुख को लोगों के सामने शेयर करे, साथ लेके चले, ताकि सरकार के कुछ असर पड़ सके कि हाँ वास्तविकता के अंदर ये परेशानी है लोगों के बीच के अंदर। बिल्कुल, देखिए विपक्ष इतनी गर्मी में, इतनी धूप में आप लोग बाहर सड़कों पर निकलते हैं और चलते हैं, मार्च करते हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। इस जिम्मेदारी भी आप लोगों की एक तरह से विपक्ष में रहते हुए, ऐसा नहीं है सरकार वाले नहीं करते, ये लोग भी सड़कों पर उतरना या कार्यक्रम करना, विरोध के लिए नहीं, लोगों से मिलना, इन लोगों का भी गर्मी में रहता है जाना। अच्छा, आप ये भी बताएं कि पीएम जो अपील कर रहे हैं उसके बाद मंत्री साइकिल पर चल रहे हैं, तो आप लोग प्रोटेस्ट के लिए तो पैदल चल रहे हैं, लेकिन ये साइकिल पर चलना या गाड़ी में कम चलना, कुछ कम किया आप लोगों ने पीएम की अपील पर? देखिए, हम तो वैसे ही कम कर रखी है, हमें तो सिक्योरिटी नाम की चीज नहीं है। मेरे समकक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है, मोहनलाल बडोली जी है, उनको तो पुलिस की एस्कॉर्ट भी मिली हुई है, सिक्योरिटी भी मिली हुई है, जबकि मैं मुख्य विपक्षी दल का अध्यक्ष हूँ, मुझे तो कुछ नहीं मिला हुआ। तो मैं तो अपनी एक गाड़ी में चलता हूँ, ये भी 5-7 गाड़ियां मेरे साथ चलती हो, और आपको तो उसको भी छोड़ देंगे, हम तो पैदल चल पड़ेंगे, लेकिन पैदल पूरा हरियाणा कैसे कर पाएंगे? इसलिए जरूरी है
कि हम अपनी तरफ से ऑलरेडी हमने तो बहुत ही कम हम वेस्टेज करते हैं इस मामले के अंदर। और जो आपने कहा मंत्री और लोग साइकिल पर चल रहे हैं, देखिए हकीकत के अंदर कोई चीज अपनाना या केवल एक फोटो खिंचा लेना, दिखावा करना, वो चीज अलग है। अच्छा है वो लोग दिल से माने। हम लोग मैं जब खुद मंत्री था तो मुझे बड़ा अफसोस सा लगता था कि एक गाड़ी आगे चल रही है, एक पीछे चल रही है। मुझे लगता था यार क्यों वेस्टेज हो रहा है, देश का खर्चा हो रहा है। सच्चाई की बात है। तो ये हमें कंट्रोल कर सकते हो, कोई खतरा नहीं है साहब। एक दो आपकी गाड़ी गनमैन आपके साथ में रहे, आप आसानी से कमी करिए, तो अपने हाथ के अंदर है। वेस्टेज को बंद करना चाहिए जी। तो आप ये कह रहे हैं कि अच्छी बात है और हम भी करने को तैयार हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। क्योंकि आम लोगों से तो पीएम ने अपील की है कि मेट्रो से चलें या कारपूलिंग करें या वर्क फ्रॉम होम भी किसी का पॉसिबल है तो वो करें। राहुल के बयान पर एक बार फिर से आते हैं। शुरुआत में हमने जिक्र किया पीएम को, गृह मंत्री को गद्दार कहते हुए नजर आए। रायबरेली में वो पहुंचे थे, बयान दिया गया। अब बीजेपी ये कह रही है केवल पीएम या गृह मंत्री को गद्दार नहीं कहा के 140 करोड़ भारतीयों को गद्दार कहा के, अपमान किया के पूरे देश का। इस पर आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं राहुल गांधी? देखिए भारतीय जनता पार्टी को हम कोई बात करें तो फिर हम देशद्रोही हो जाएंगे, पाकिस्तान की भाषा बोलेंगे, ऐसा नहीं है। राहुल जी एक बहुत ही मैं कहूँगा बड़े जिम्मेदार व्यक्ति है। लोकसभा के अंदर भी आपने भी सुना होगा, हमेशा बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात को रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि राहुल जी का कहने का अर्थ कोई जानबूझ किसी के आत्मा को कष्ट देना है। वो अपनी भावना प्रकट कर रहे होंगे इस बारे में, तो कि भाई जरूर उनकी जो आत्मा दुखी है, बार बार कहते हैं, कोई असर नहीं पड़ता, और जब नहीं कहते तो फिर आप पे आरोप लगते हैं इस प्रकार से। तो ऐसा नहीं है, उनके जो भाव थे कहने के किसी और रूप के हैं, लेकिन मुख्य रूप से उनका यही कहना है कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जी देश की तरफ पूरा प्रॉपर ध्यान नहीं है, जिससे देश की स्थिति ठीक नहीं है जी। अभी आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें महंगाई के अलावा नीट परीक्षा वाली बात है, साथ ही हरियाणा की नौकरियों वाला मुद्दा भी है राव साहब। उसमें बीजेपी ये कहती है, सीएम ये कहते हैं, सरकार ये कहती है कि बाहरी युवाओं को नौकरी देने पर राजनीति आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। हमारे बच्चे भी दूसरे राज्यों में जाकर काम कर रहे हैं, नौकरी ले रहे हैं। बाहर के युवा भी हरियाणा में अगर मेरिट के आधार पर, काबिलियत के आधार पर नौकरी पाते हैं तो उसमें इस तरह का नैरेटिव नहीं होना चाहिए कि बाहर वालों को नौकरी दी जा रही है। नहीं देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बाहर के लोग वो भी हमारे अपने देश के नागरिक है। ऐसा व्यक्तिगत हमसे कोई गिला नहीं है, लेकिन मेरा सिर्फ एक निवेदन है कि घर के अंदर जब खुद आपका नौजवान आज बड़ा त्रस्त है, बड़ी उपेक्षा महसूस कर रहा है, तो ठीक है, बाहर का जो कोटा पहले भी तो होता था कांग्रेस सरकार में, तो हमने तो कभी ऐसा नहीं किया कि कोई कोटा किसी ने स्पेशल बंद कर दिया हो, लेकिन प्रायोरिटी प्रदेश के नौजवानों को दी जाती थी और देनी चाहिए। फिर भी कोई योग्य बच्चा हो, मेरिटोरियस हो, ऐसा लगे तो बाहर का हो तो वो अप्लाई कर सकता है, और उस कैटेगरी में आता हो तो वो आएगा, उसको ज्वाइन भी कराना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये गलत हो रहा है कि हमारे HPSC के चेयरमैन महोदय ये कहे हरियाणा में कोई शिक्षा संस्था ही योग्य काबिल नहीं है, वो सही बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, यहाँ की शिक्षा खराब है। ये बातें गलत है। यहाँ की शिक्षकों को भी, गुरुओं को भी, हमारी यूनिवर्सिटीज को भी और अच्छे विद्यार्थियों के लिए भी ये बात एक बुरी बात है। उनकी आत्मा को कष्ट होता है इस बात से जी। लेकिन बीजेपी ये कहती है अब तो आप लोगों को कष्ट हो रहा है क्योंकि आप लोग विपक्ष में हैं। लेकिन जब आप लोग सरकार में होते थे तो मेरिट का तो कोई कल्चर ही नहीं था। कौन किसका भाई है, भतीजा है, बेटी है, बहू है, रिश्तेदार है, उसके आधार पर लिस्ट तैयार होती थी। ये भी आरोप आप लोगों पर। ऐसा नहीं है। आपका मेरा पहले भी इंटरव्यू हुए हैं और आपके सामने बताना चाहता हूँ कि जब भी कांग्रेस सरकार थी तो हरियाणा में योग्य बच्चों को नौकरी दी जाती थी। ये सब तो आरोप आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी माहिर है लच्छेदार भाषण देने में, एक दूसरे पे आरोप लगाने में। आपको ये भी तो याद होगा जब सिलेंडर के 5 रुपए बढ़ जाया करते थे तो ये लोग किस तरह से सड़कों पे बैठ जाते थे, सिलेंडर लेके बैठते थे, अर्धनग्न हो जाया करते थे। आपने देखा होगा, आप तो बहुत समय से मीडिया में है। हाँ। तो ये इस चीजों में माहिर है। ऐसा नहीं, इनको विपक्ष में रहने का एक तो अनुभव भी, राव साहब, एक तो इनको विपक्ष में रहने का अनुभव भी काफी था और ये विपक्ष में भी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, बड़ी भूमिका अदा करते थे। आप लोगों को भी थोड़ा सीखना चाहिए। हालांकि आप लोग भी सड़कों पर उतर रहे हैं, अभी अच्छा रोल कर रहे हो तो आगे भी भगवान को विपक्ष में रखे। हम कब मना कर रहे हैं आपको कि उनको सत्ता में लाओ। अच्छा, SIR को लेकर भी एक आपका मैं कमेंट चाहूंगी। SIR की प्रक्रिया हरियाणा में भी होनी है, तारीखें आ चुकी हैं बाकायदा। आप लोगों के BLA को लेकर कितनी तैयारी है? नियुक्तियां हो गई है कि किस किस की जिम्मेदारी रहेगी, ये तय कर लिया गया है? देखिए, SIR के बारे में मैं आपकी जानकारी देना चाहूंगा। हर विधानसभा स्तर के ऊपर हमने अपना BLA 1 बनाया है और बूथ लेवल पर BLA 2 की नियुक्ति हमने कर दी है। और प्रत्येक जो है आपका
बूथ के ऊपर हमारा पार्टी का कार्यकर्ता एजेंट हमारा मौजूद रहेगा, उस बात पे जरूर ध्यान रखेगा सीरियसली कि कोई गलत वोट ना जोड़े जाए और सही वोट को नहीं काटा जाए। ये हमारी इस बात के लिए सख्त हिदायत है। प्रदेश लेवल पे भी हमने वरिष्ठ लोगों की कमेटी बनाई है और मैं हमारा पूरा प्रयास रहेगा पार्टी का कि सरकार के लोग जाति के ऊपर, धर्म के ऊपर या राजनीतिक भेदभाव के ऊपर कोई वोटों की कटौती या जड़ोती नहीं कर सकते। कि हम नहीं चाहते, हम तो चाहते निष्पक्ष हो। देखो, कांग्रेस पार्टी संविधान का सम्मान करती है और लोकतंत्र का बचाए रखना चाहती है। सच्चाई की बात यह है, इसलिए हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई कांग्रेसी संविधान को बचाने की लड़ाई है। इसलिए हम लोग पूरी आत्मा से, हम और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे साहब, हम सब लगे हुए हैं जी। दूसरे राज्यों में एसआईआर को लेकर आप लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं, तो हरियाणा में तो कोई डर नहीं आप लोगों को कुछ गड़बड़ी हो जाएगी? बिल्कुल, इनका पार पड़ेगा तो ये लोग करना चाहेंगे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के एजेंट्स बात का पूरा ध्यान रखेंगे और हम लोग पूरे सजग रहेंगे। मुझे भरोसा है अपने साथियों पे, अपनी टीम पर। अंतिम सवाल, निकाय चुनाव के बाद आपसे बात नहीं हो पाई राव साहब, कहाँ आप लोग चूके? सिंबल पर मैदान में थे, तैयारियां भी पूरी बता रहे थे, क्यों बीजेपी इतना, आप कह सकते हैं ट्रिपल इंजन सरकार बड़ी मजबूती के साथ बीजेपी ने फिर से बना ली? आपने पक्ष देखा होगा, मैंने और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री रणदीप सुरजेवाला जी ने चंडीगढ़ के अंदर हमने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर श्री देवेंद्र कल्याण जी से मिलकर के शिकायत सौंपी। 8,543 लोगों की 17,086 जो डबल एंट्रीज थी वोटर लिस्ट के अंदर, वो छाटा सेम नाम, पिताजी का नाम, और आप देखिए कहीं मकान नंबर 0, कहीं 1, और वो एक नहीं, 2-2, 3-3 जगह उसकी पाए गए। हमने रिकॉर्ड दिया, सबूत साथ दिया कि आप कार्रवाई कीजिए, विशुद्ध रूप से आप वोटर लिस्ट को बनाए। नहीं माना गया। आज भी पंचकुला का डेपुटेशन मेरे पास सुबह आया था, जो हमारे मेयर प्रत्याशी और बहुत से हमारे पार्षद प्रत्याशी थे। उन्होंने कहा, साहब इतनी बड़ा धांधली आज तक कभी नहीं हुआ कि हमने साइन किया, एक व्यक्ति ने, वो कहता है मैं तो हिंदी में साइन करता हूं, और वो इंग्लिश में साइन पाए गए। उसके जो वो मशीन को जो बंद किया था, सील किया था, वहां जो फॉर्म बनता है, इसी तरह से किसी बॉक्स में मेयर वाले में पार्षद की वो मशीन पाई गई है, ईवीएम, किसी पार्षद वाले मेयर की पाई गई है। भारी घोर अव्यवस्था की गई है। पूरी तरह से मैं कहता हूं हर जगह गड़बड़ किया गया है, और हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि लोग जो है इस सरकार को बदलना चाहते हैं। पंचकुला के अंदर लगभग 160 करोड़ का घोटाला आपके सामने की बात थी। बीजेपी ने डर करके अपना मेयर प्रत्याशी भी बदल दिया, 80% पार्षद उम्मीदवार बदल दिए। किस लिए? उनको भरोसा था कि लोग यहाँ नाराज हैं। फिर उसके बाद में आप जानते हैं तरीके अपनाए गए और इस तरह से करके रिजल्ट इनके सामने आया। लेकिन कब तक करेंगे? कब तक आप संविधान का मजाक उड़ाएंगे? टाइम आने दीजिए, जनता सब